हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल बी का यूनिट 13 का पार्ट 1 में फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑपरेशनल रिस्क के बारे में देखा था। तो पार्ट 2 में हम लोग इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट का होता है जैसे कि बैंकों में बहुत तरह के रिस्क होते हैं, जैसे लिक्विडिटी रिस्क हो गया, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया, जो कि अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो इन सारे रिस्क को एक साथ मैनेज करना ही हमारा इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। देखिए यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है कि इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट इज मैनेजिंग ऑल रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विथ ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकिंग अक्रॉस द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे रिस्क को किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ मैनेज करना, उसी को हम लोग इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। The common factor in all these risks lies in their possible downside impact on the revenue of an organization. किसी भी रिस्क का जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट होता है, तो जो कॉमन फैक्टर है वो ये इफेक्ट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू जो है वो कम होता है या उसको लॉस होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल रिस्क इम्पैक्ट इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। और इन सारे रिस्कों को एक साथ मिला के अगर इसका हम लोग रिस्क इम्पैक्ट निकालें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये क्रिटिकल फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़े? रिस्क मैनेजमेंट इज अ बेसिक नेसेसिटी फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल साइजेस एंड अल्टीमेटली सेंट्रल टू देयर सक्सेस एंड सर्वाइवर। रिस्क मैनेजमेंट जो है किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो किसी भी साइज का हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक बेसिक नेसेसिटी है और ये सेंट्रल टू देयर सक्सेस एंड सर्वाइवर, क्योंकि ये उनके सक्सेस और सर्वाइवर से रिलेटेड होता है। An integrated approach to risk management centralizes the process of supervising risk exposure so that the organization can determine how best to absorb, limit और transfer risk। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है किसी भी रिस्क मैनेजमेंट का, वो उसके प्रोसेस को सेंट्रलाइज प्रोसेस होता है जिसमें कि जो रिस्क एक्सपोजर है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वो सुपरवाइज कर सके और वो डिटरमाइन कर सके कि वो कितना तक रिस्क जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो अपने रिस्क को लिमिट कर सकते हैं और अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं। It is an ongoing business process that calls for standard definition and methods to identify, measure and manage risk across all business unit। ये एक ongoing business process भी है जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन देता है। किस चीज़ की डिफिनीशन? कि उसमें कितने तरह के रिस्क हैं और क्या क्या रिस्क हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के और मेजर करने के क्या क्या मेथड्स हैं, और जो भी रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई किए उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी एनालाइज टू डिटरमाइन द ओवरऑल नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क एक्सपोजर इंक्लूडिंग देयर कोरिलेशन, डिपेंडेंसीज एंड ऑफसेट्स। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो डिटरमाइन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में टोटल रिस्क एक्सपोजर कितना है उसके नेचर को वो डिटरमाइन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग देयर कोरिलेशन, उसमें उनका क्या कोरिलेशन है, उनकी क्या डिपेंडेंसीज है और ऑफसेट्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आती हैं और इसीलिए जो है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट किसी भी बैंकिंग या फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट। अब इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट को अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इट अलाइंस द स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क विद डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। जो भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज के ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो उसको डे टू डे एक्टिविटी जो है, और उसने जो भी रिस्क जो है रिस्क की आइडेंटिफाई करने की, मैनेज करने की या उसको मिटिगेट करने की जो भी स्ट्रेटजी है वो उसको अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी के साथ अलाइन कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फॉर इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स। और जो भी उनके रेगुलेटर और इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी बिजनेस में।
इनहेंसेस रेवेन्यू एंड अर्निंग ग्रोथ, इससे उनके जो रेवेन्यू और अर्निंग्स हैं वो भी बढ़ेगी। कंट्रोल डाउनसाइड रिस्क पोटेंशियल, और जो उनके डाउनसाइड रिस्क पोटेंशियल यानी कि जो उनके बिजनेस में जो भी कमी आ रही है या लॉस हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में जो सबसे पहला चैलेंज है फ्रेंड्स वो है रियल टाइम कंसर्न। रियल टाइम कंसर्न का मतलब है कि कोई भी बिजनेस प्रोसेस जो है वो जितना ही बड़ा होगा और उसको अगर हम लोग मैकेनाइज करेंगे और जो भी हमारा प्रोसेस है जो रिस्क प्रोसेस का मतलब फ्रेंड्स रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, क्वांटिफाई करना और उनको फिर मिटिगेट करना, तो ये सारे प्रोसेस जो है हमारे रिस्क में आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में। तो उनको आइडेंटिफाई करके जो है रिस्पॉन्स टू रिस्क बिकम्स फास्टर। More and more business processes come under mechanization, identification and response to risk become faster. तो जैसे जैसे हमारा बिजनेस प्रोसेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा रिस्क का जो फैक्टर है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसीलिए इसको रियल टाइम कंसर्न का मतलब कि हमको उसको इमीडिएट आइडेंटिफाई करना, कंट्रोल करना, मिटिगेट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तो इसीलिए यहाँ पे रियल टाइम कंसर्न जो है वो पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है बिजनेस चैलेंज। बिजनेस चैलेंज में है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट विल बी इन्फ्लुएंस बट बिजनेस चैलेंज विल प्रोवाइड द प्राइमरी इम्पेटस फॉर रिस्क मैनेजमेंट बिकॉज इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इज गुड बिजनेस मैनेजमेंट। अगर हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो जितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा हमारा बिजनेस मैनेजमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। तो डे टू डे जो है हमें बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे रियल टाइम बिजनेस इन्वायरमेंट का इवोल्यूशन होना, ग्लोबल मार्केट प्लेस का डेवलपमेंट, concern about business continuity and operational reliability, continuous and accelerating technological changes, the need to limit earnings, volatility and enhances shareholders value। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स वो बिजनेस चैलेंज में जो है आती हैं, जिसमें हमें इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट को करने में जो है बहुत चैलेंज उठाना पड़ता है। और नेक्स्ट है कल्चरल इश्यूज। कल्चरल इश्यूज का मतलब है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि अलग अलग तरह के कल्चरल लिमिटेशंस होते हैं और बिजनेस यूनिट में कई तरह की बाउंड्रीज होती हैं जो कि किसी भी बिजनेस को इसमें परेशानी होती है कि वो जो कलेक्टेड रिस्क डेटा है उसको आइडेंटिफाई कर सके, कलेक्ट कर सके। खास करके जो स्टैंड अलोन लीगेसी सिस्टम्स होती हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है वो काफ़ी हद तक जो है इम्पॉसिबल होती है, तो इसलिए रिस्क को मैनेज करना वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे जो है बिजनेस में इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट में चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगी। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है वो है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है जो हमारा बेसिक रिस्क, जो हमारा इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो रिलेट होता है कैपिटल रिजर्व से। हमें जितना भी रिस्क होता है उसके अकॉर्डिंगली बैंकों को क्या करना होता है, कैपिटल रिजर्व रखना होता है। तो रिलेट कैपिटल रिजर्व्स मोर इफेक्टिवली टू देयर एक्चुअल लेवल ऑफ रिस्क एक्सपोजर। अगर हम लोग अपना कैपिटल रिजर्व जो है हमारा एक्चुअल लेवल ऑफ रिस्क एक्सपोजर अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें तो हम अपने कैपिटल रिजर्व्स को इफेक्टिवली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बी एबल टू क्वान्टिफाई द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, और इससे हम लोग अपने रिक्वायर्ड कैपिटल अमाउंट को क्वांटिफाई कर सकते हैं जो कि हमें इन फ्यूचर अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस अगर इनकर्ड होता है तो हम लोग उसको कितना हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस, ये जो है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट से हमें बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस में भी हेल्प मिलता है। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ फ्रेंड्स RAROC। RAROC होता है रिस्क एडजस्टेड रेट ऑन कैपिटल रिटर्न। तो इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं कैसे, डिवाइडिंग ए यूनिट्स नेट इनकम बाय इट्स इकोनॉमिक कैपिटल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो नेट इनकम होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं उसके इकोनॉमिक कैपिटल से, तो हमें RAROC जो है वो निकल कर आता है। तो RAROC अप्रोच कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू इवेलुएट प्राइसिंग डिसीजन एंड प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है प्राइसिंग डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी बताता है। RAROC इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग रिस्क ट्रांसफर डिसीजन, और ये रिस्क ट्रांसफर डिसीजन में भी काफ़ी हद तक
एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। फ्रेंड RAROC के ऊपर हमारा एक चैप्टर है, तो वो जब हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में वहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच। अप्रोच का मतलब है कि जो भी इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं या क्या क्या लेते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो है स्ट्रैटेजी का। फ्रेंड्स हम लोग को पहले ही पता है कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो हम लोग अपने रिस्क को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा जो है की कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी जो है इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट के लिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में खास करके बैंकों में जो रिस्क मैनेजमेंट देखने के लिए एक CRO की पोजीशन जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है विथ हीज हर अकाउंटेबिलिटी टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो CRO है चीफ रिस्क ऑफिसर, ये अकाउंटेबल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस। प्रोसेस में है कि द प्रोसेस ऑफ, जैसे मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स कि किसी भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो मेनली चीजें होती हैं, सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग, यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करना, देन एसेस करना, रिस्क को एसेस करना कि हमारा कितना रिस्क है, यानी कि रिस्क को क्वांटिफाई करना, फिर है कंट्रोलिंग, किसी भी रिस्क को कंट्रोल करना, एंड फिनेंसिंग रिस्क, और उस रिस्क को फिनेंसिंग करना। मस्ट बी कॉमन अक्रॉस द होल इंटरप्राइज। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो या अलग कंपनी हो या बैंकिंग हो, सबके लिए एक समान और एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टम्स। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स मस्ट बी डेवलप्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एनालिटिकल टूल्स टू सपोर्ट द इंटायर इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए ताकि उससे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो और वो एक एनालिटिकल टूल की तरह काम करे जो कि इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को सपोर्ट करे। यानी कि उससे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो हम जो है उसके इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को और भी मतलब डेवलप करने में या उसको हेल्पफुल बनाने में उसको यूज कर सकें, और इसको हम लोग एक एनालिटिकल टूल्स की तरह भी यूज कर पाए, ताकि हमारे पास जो भी डेटा एक्वायर्ड हो उसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर के जो हमारे प्लान्स हैं हम उसके बेसिस पे उसको रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स जैसे हमने पहले भी देखा है, जो भी हमने मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क किया, हर किसी में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जहाँ पे कि मेनली जो एपेक्स बॉडी होती है वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू काम करती है। सॉरी फ्रेंड्स, इज द एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटायर रिस्क ऑफ द बैंक। ये दोनों बॉडी जो होती है फ्रेंड्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये पूरे बैंकिंग में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इंटायर रिस्क के लिए। और ये जो है रिस्क आर नॉट सीन इन सिलोज एंड आर मैनेज एट एपेक्स लेवल। रिस्क जो है ये सिलोज मतलब सिंगल बाय सिंगल ये नहीं मैनेज किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसको मैनेज करने के लिए एक एपेक्स लेवल पे और एक इंटीग्रेटेड मैनर में इसको जो है वो मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर्स। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर्स मस्ट बी डेवलप्ड यूजिंग अ top-down approach to ensure that they are consistent with one another and appropriately reflected the strategic objective and the overall risk appetite of the bank. रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो भी पॉलिसीज और प्रोसीड्योर हैं वो इस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए कि इनमें तो एक टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड्स, और दूसरा ये एक दूसरे से कंसिस्टेंट होना चाहिए, और जो भी स्ट्रैटेजी है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो कि आपके ओवरऑल बैंक के रिस्क एपेटाइट के साथ वो मेल खाए और उस अकॉर्डिंगली जो है वो उसको प्रॉपर प्लानिंग से इसको मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रिस्क लिमिट। इंटीग्रेटेड रिस्क लिमिट में क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस लिमिट स्ट्रक्चर वुड कम्युनिकेट रिस्क एपेटाइट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, असिस्ट इन मेंटेनेंस ऑफ ओवरऑल एक्सपोजर एट एक्सेप्टेबल लेवल्स एंड इनेबल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो किसी भी रिस्क को मैनेज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स वो है कि हम अपने किसी भी रिस्क को अगर लिमिट कर लें हम उसको मेंटेन करने में जो है काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होगा। अगर हमारा ओवरऑल एक्सपोजर पे हमने एक एक्सेप्टेबल लेवल
कर रखा है किसी भी रिस्क के लिए, और अपने आप को अगर हम इनेबल कर लेते हैं कि हम उस रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे कवर अप कर सकते हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो ये हमारे एक अच्छे जो है रिस्क मैनेजमेंट का वो एक क्वालिटी हो सकता है। इंटीग्रेटेड रिस्क रिपोर्टिंग। अब रिस्क रिपोर्टिंग में क्या है फ्रेंड्स कि अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑल रिस्क। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फेवर द टॉप मैनेजमेंट शुड हैव ए होलिस्टिक व्यू ऑफ ऑल रिस्क। जितने भी रिस्क हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो टॉप मैनेजमेंट को उसके लिए एक होलिस्टिक व्यू रखना होगा। बैंक वाइड रिस्क रिपोर्ट आर यूज टू क्वांटिफाई सोर्सेज ऑफ रिस्क अक्रॉस द बैंक एंड टू एस्टिमेट टोटल एक्सपोजर टू फाइनेंशियल मार्केट्स। और बैंक इस रिपोर्ट से क्या कर सकती है, ये उसको एक क्वांटिफाई सोर्स की तरह यूज कर सकती है कि किसी भी बैंकों में कितना उसको रिस्क देखने को मिल रहा है, और इससे क्या टोटल एक्सपोजर के ऊपर एस्टिमेट वो कर सकती है कि इससे कितना इफेक्टेड होगा किसी भी फिनेंशियल मार्केट में, अगर उसने रिस्क को जो है वो सही से रिपोर्ट किया है तो। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क नीड्स टू बी सपोर्टेड बाय एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर दैट इज कंसिस्टेंट विथ सच इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या है फ्रेंड्स कि जो इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो सपोर्टेड होना चाहिए क्या चीज से, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर से, जो कि सच इंटीग्रेशन के साथ कंसिस्टेंटली जो है काम कर सके। और इसके बारे में जो है बेसल 2 में भी बताया गया है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कुड रिड्यूस सिग्निफिकेंटली इफ अ बैंक टेक्स एडवांटेज ऑफ द मोर सोफिस्टिकेटेड इंटरनल मेजरमेंट ऑप्शन ऑफर्ड अंडर द न्यू अकॉर्ड। और कैपिटल रिक्वायरमेंट को कम किया जा सकता है बैंकों में, कैसे कम किया जा सकता है, अगर बैंक जो है जो न्यू अकॉर्ड आए हैं बेसल 2 और बेसल 3 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सिर्फ बेसल 2 दिया है फ्रेंड्स, लेकिन अभी बेसल 3 के अकॉर्डिंग भी जो है इसको कम किया जा सकता है। अगर आपने वो जो भी उसमें जो ये दिए गए हैं सोफिस्टिकेटेड इंटरनल मेजरमेंट जो दिए गए हैं उसमें, उसको अगर बैंक जो है सही तरह से जो लागू करे या उस नॉर्म्स को फॉलो करे, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, और बैंक जो है काफ़ी हद तक जो रिस्क से जो उसको शॉक हो सकती है उसको वो एब्जॉर्ब कर सकता है और उसको मिटिगेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट 2 है यहीं पे ख़त्म होता है ऑपरेशनल रिस्क का। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ केस स्टडीज़ देखेंगे ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ केस स्टडीज़ के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।